डियर स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल विजय मैथमेटिक्स में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग का मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एवं बेल आइकन दबा दें ताकि सभी प्रकार का आपको महत्वपूर्ण सभी सब्जेक्ट का वीडियो मैं डालता रहूँगा प्रतिदिन आपका, जैसा कि एग्ज़ाम आपको बहुत अच्छा तरीके से जाए। और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे तो आप जल्दी से आप इस वीडियो को देख लें, रिविज़न कर लें इसको, क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं। आपको ये इसी आधार पर क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए मैं पूरा क्वेश्चन को सोल्यूशन करवा देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का इसी पर आधारित रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या है, यहाँ द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण x² + 6x + 5 = 0 का हल निकालें। यानी इस समीकरण का जो दिया हुआ है इसका द्विघात सूत्र का प्रयोग करके निकालना है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। x² + 6x + 5 = 0 ये समीकरण दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे कि x² के जो गुणांक होता है यहाँ 1 छिपा हुआ है, तो ये a बराबर हो जाएगा। x के जो बगल में रहता है वो b बराबर होगा और बिना x का जो रहता है वो c बराबर होता है। तो सबसे पहले विवेचक निकालेंगे जिसका संख्या d से करते हैं। तो d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। b का वैल्यू पुट करेंगे, b का वैल्यू कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा -4 × a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 और c का वैल्यू हो गया 5। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और 4 × 5 = 20। 36 में से 20 को हटाते हैं कितना आएगा 16। 16 जो हो गया 0 से बड़ा हो गया, यानी मूलक प्रकृति इसका देखा जाए क्या हो गया, वास्तविक एवं असमान। वास्तविक एवं असमान हो गया। अब मूल बराबर जब वास्तविक और समान होता है तो मूल बराबर क्या होती है, तो जब वास्तविक और समान होगा तो मूल बराबर हो जाएगा आपका मूल इक्वल टू -b ± √d। डी की जगह b² - 4ac भी रह सकता है /2a। अब यहाँ से माइनस b का वैल्यू b का वैल्यू कितना है 6 है, तो 6 यहाँ बैठा देंगे प्लस माइनस d का वैल्यू कितना आया 16। 2 × a का वैल्यू कितना हो गया 1, तो -6 और 16 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा 4/2। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से अलग अलग कर देना है। -6 + 4/2 और -6 - 4/2। -6 में से 4 जाएगा तो -2 बचेगा /2 और -6 और -4 -10/2। 2 × 1 2 और 2 × 5 10। आपका आंसर आ रहा है -1 और -5। ये हो गया आंसर। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन रहता है, आपको मूल निकालने के लिए कहेगा तो आप इसी प्रकार से जो है आप सोल्यूशन कर दीजिएगा। पहले डी निकालना है, डी निकालने के बाद यदि यहाँ 0 से बड़ा हो जाएगा तो वास्तविक या असमान हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको विवेचक भी पूछ सकता है, इस तरह टाइप के क्वेश्चन को। तो विवेचक यहाँ तक निकालने 16 तक विवेचक आंसर हो गया। यदि मूल प्रकृति पूछेगा तो हमको यहाँ तक निकालना पड़ेगा, और यदि मूल पूछ देता है तो -b + -2d/2 यानी इसको लगा के निकाल देना है। यानी इससे आपको 3 तरह के क्वेश्चन आपसे बन सकता है। ये पहला हो गया विवेचक, दूसरा हो गया मूलक प्रकृति और तीसरा हो गया मूल। यदि यहाँ इक्वल 0 आ जाता तो हो जाता वास्तविक और समान हो जाता है। यदि 0 से यदि कम यानी माइनस में आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा मूल प्रकृति हो जाएगा अवास्तविक व असमान, और जब अवास्तविक में असमान होगा तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। तो इस पर क्वेश्चन उम्मीद है बन जाएगा आप लोग का। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 के अनुसार देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, यानी 0.6 का पावर यहाँ रेकरिंग यानी बार दिया हुआ है को p/q के रूप में बदलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। देखेंगे अब ध्यान से यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखे, माना कि x बराबर 0.6 की पावर बार, यानी बार का मतलब होता है कि संख्या जो है 6 जो है वो बार बार आ रहा है, यानी अशांत है और आवर्ती है। डॉट ऑन मारेंगे, इसका इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, समीकरण इसको फर्स्ट मान लेंगे। अब क्या करेंगे, अब समीकरण फर्स्ट में दोनों तरफ 10 से गुना करने पर
10 से गुना करने पर। चूँकि ये सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव के लिए से बनाना पड़ रहा है, ऑब्जेक्टिव के लिए शॉर्ट नियम इसका है। ऑब्जेक्टिव के लिए क्या है तब मैं बताऊंगा इसके बाद, अब ध्यान दीजिएगा। तो अब 10 से गुना किया, 10 से क्यों गुना किया, क्योंकि दशमलव के बाद जो है सो मात्र एक ही अंक बार बार आ रहा है। यदि एक अंक बार बार आएगा तो 10 से गुना करेंगे, अगर दो दो अंक डबल डबल बार बार आएगा, ठीक है, तो फिर 100 से गुना करेंगे, अगर ट्रिपल अंक आएगा तो 1000 से करेंगे। ऐसे फिलहाल जो है सिर्फ ओनली फॉर 6 ही आ रहा है, इसलिए जो है 10 से गुना किया गया। तो अब 10 से गुना करेंगे, इधर करेंगे 10x हो जाएगा, इधर 10 से गुना करना है, अगर 10 से मल्टीपल करते हैं अगर हम, तो इसमें क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू 10 से गुना करने पर एक अंक जो है दशमलव जो है से एक अंक बाद चला जाएगा, यानी 6.66 हो जाएगा। इधर अनगिनत जो है 6 है, हम जितना भी 6 लिख सकते हैं। ये समीकरण सेकेंड हो गया। अब क्या करना है कि आप समीकरण सेकेंड में समीकरण फर्स्ट को घटाएंगे। अब समीकरण सेकेंड में समीकरण फर्स्ट को घटाने पर, इसको घटाएंगे तो समीकरण सेकेंड कितना है 10x इक्वल टू 6.666। फर्स्ट कितना हो गया x इक्वल टू 0.666। इसको जब घटाया जाएगा तो 10 में से बन जाएगा 9x, 6 में 0 6 होगा और बाकी ये सब आपका 0 0 हो जाएगा। यानी ये निकल कर आगे कितना 9x इक्वल टू 6, यानी हो गया x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/9। अब इसको जो है से काट देना है, इसको 3 दूना 6, 2 तिहाई 6 और 3 तिहाई 9, यानी x इक्वल टू हो गया 2/3। यानी x किसको माने थे तो 0.6 पर बार माने थे, 0.6 का बार बार कितना हो गया 2/3। ये हो गया आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बना दीजिएगा। अगर सिंगल अंक रहेगा 10 से करना है, डबल अंक रहेगा 100 से करना है, ट्रिपल अंक रहेगा तो 1000 से कर देना है। यदि शॉर्ट ट्रिक इसका क्या, शॉर्ट ट्रिक इसका ये है कोई भी संख्या अगर मान चले कि दिया हुआ रहता है 7 लिखा हो रहा है, इसके ऊपर बार अगर दिया हुआ है तो शॉर्ट के लिए क्या होता है कि पूरा लिख दिया जाता है यहाँ पे दशमलव हटा करके, और उसके बाद इसके बाद वैल्यू जो होता है 9 हो जाता है रेक्टिंग के मान, यानी 7/9 हो जाएगा। अगर डबल अंक रहेगा इस प्रकार से, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 0.35 रहेगा और ये दोनों के ऊपर अगर बार दिया हुआ रहेगा तो इसमें क्या किया जाता है कि पूरा अंक लिख दिया जाता है, और चूँकि डबल अंक है तो इसलिए डबल अंक पर रेक्टिंग है तो इसलिए 9 हो जाएगा। इस तरह से आंसर होता है। ये शॉर्ट के लिए हो गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए अगर सब्जेक्टिव आएगा तो इस तरीके से बनाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, सिद्ध करें कि 5 + √3 का परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। कहीं कहीं रहता है सिर्फ सिंगल रहता है, जो 5 √3 दिया हो सकता है कहीं कहीं √3 का परिमेय संख्या, या आपको डबल अंक करके दे देगा। चलिए मैं इसको सिद्ध करके दिखाता हूँ कैसे सिद्ध होता है। बहुत ईजी टाइप से सिद्ध मैं करूँगा, तो देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना कि 5 + √3 का एक परिमेय संख्या PYQ है, जहाँ P तथा Q कोई पूर्णांक है, तो इसे लिखेंगे। इसलिए चूँकि 5 + √3 का हम परिमेय संख्या मान लें, यदि परिमेय संख्या के नियम को यदि फॉलो करेगा, पालन करेगा तो परिमेय होगा, नहीं तो करेगा तो अपरिमेय हो जाएगा। तो PYQ के लिए सबसे पहले अब क्या करना है यहाँ से कि ये जो अंडर रूट में जो लिखा हुआ है संख्या उसको इसी तरफ रखना, अब बाकी जो बिना अंडर रूट का है उसको इक्वल की इस तरफ भेज देना है। तो ये प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में। यहाँ से हल्का सा सोल्यूशन कर लेना है हमको, थोड़ा सा ज़्यादा सोल्यूशन इसका नहीं है, ज़्यादा लैंग्वेज ही इसका है, थोड़ा सोल्यूशन करना है। तो हो जाएगा P - 5Q/Q। अब अगर यहाँ देखा जाए तो √3 अंडर रूट 3 जो हो गया, ठीक है, यह अपरिमेय संख्या हो गया,
और ये जो हो गया साहब का परिमेय संख्या हो गया। चूँकि पी ओ की पूर्णांक है तो पूर्णांक जब कुछ वैल्यू अगर रखते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये परिमेय ही होगा। तो एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या जो है दोनों बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए लिखेंगे चूँकि √3 √3 जो है से एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जबकि p - 5q yq एक परिमेय संख्या जहाँ p तथा q कोई पूर्णांक है, यानी ये अपरिमेय संख्या हो गया, ये परिमेय संख्या हो गया। यहाँ कुछ भी रहेगा, ठीक है, तो सिर्फ अंडर रूट वाला संख्या को इस तरह रखना है, बाकी सभी संख्याओं को इस तरह भेजना। हो सकता है कि अगर यहाँ पर 5√2√3 रहता, 2 अंडर रूट अगर 3 रहता तो 2 को भी नीचे को भेज देते, और सिर्फ इधर जो है से अंडर रूट वाला ही संख्या रखना, और इसको अपरिमेय संख्या हो जाएगा, और इक्वल की इस तरह परिमेय संख्या। और अपरिमेय और परिमेय जो है दोनों इक्वल नहीं हो सकता है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि √3 = नॉट p/5 - q/q, यानी बराबर नहीं हो सकता है। अर्थात जो हम माने थे कि परिमेय संख्या, मेरा माना हुआ क्या हुआ, गलत हो गया, लिख देंगे। इसलिए हमारी मान्यताएं बिल्कुल गलत है, गलत हो गया। अतः 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या, चूँकि हम परिमेय मान लिए थे तो मेरा मान्यता क्या हो गया, गलत हो गई, इसलिए क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। इस तरह आप लैंग्वेज आपका सब वही लिखाएगा, ठीक है, सिर्फ जो अंक जो रहेगा वो आप चेंज करें, बाकी लैंग्वेज आपको उसी रखेगा। हो सकता है तो लैंग्वेज को आप रिवीजन कर दिमाग में हटा लें, ठीक है, बाकी काफ़ी आसान तरीक़ा से मैं बता दिया इसको। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर इसको प्रूव कर लीजिएगा, सिद्ध कर लीजिएगा। इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग, देख कर कॉपी पे नोट करके, वीडियो देख करके, रोक करके आपको हो जाएगा। अगर सिंगल रहता है यहाँ पर √3 रहता तो सिर्फ क्या करता, दोनों तरफ वर्ग करके जो है, और वर्ग करने के बाद जो है से एक भिन्न हो जाता और एक जो होता है परिमेय संख्या हो जाता। तो प्रत्येक भिन्न जो है प्रत्येक संख्या बराबर नहीं होता है, तो लिखते हैं यहाँ पर कि चूँकि एक भिन्न है और एक क्या है, परिमेय संख्या है, तो भिन्न और परिमेय संख्या बराबर नहीं होता, तो वहाँ भी जो है इसी तरह लैंग्वेज लिखाएगा। ऐसे मैं पिछला वीडियो में बता दिया हूँ, लिंक दे दूँगा, देख लीजिएगा आप जा करके। चलिए मैं अगला क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। 4 में आपको क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, यदि बहुपद x² - 6x - 6 शून्यकों गुणनफल 4 हो तो a का मान ज्ञात करें। शून्यकों गुणनफल इसमें दे दिया है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, x² - 6x - 6 है, और इसमें कह रहा है शून्य गुणनफल कहते हैं 4 है, तो a का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि शून्यकों गुणनफल जो होता है, यानी इसको जो है से a बराबर ही माना जाता है। चलिए a बराबर अगर हम a मान लेते हैं, b = अगर -6 मान लेते हैं, और c = -6 यदि होगा, तो शून्य गुणनफल क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, तो c/a होता है। अब देखा जाए कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, गुणनफल 4 दिया हुआ है, तो 4 लिख देंगे यहाँ पे, और c/a, तो c का वैल्यू कितना हो गया, -6 हो गया, और एक वैल्यू a रहेगा, ठीक। तो अगर देखेंगे यहाँ पर, तो 2 दूना 4 और 3 दूना 6, यानी क्रॉस मल्टीपल अगर करते हैं तो 2a = क्या हो जाएगा, -3, इसलिए a = क्या हो जाएगा, तो -3/2 हो जाएगा। ये a का वैल्यू हो गया, आंसर हो गया। अगर शून्यकों का योग कहता तो अल्फा प्लस बीटा होता, शून्य गुणनफल अल्फा बीटा होता। हो सकता है एक वैल्यू निकाले कह रहा है, कहीं कहीं समीकरण में जो है ए न दे करके इस टाइप का क्वेश्चन भी रह सकता है। आपको जैसे रहेगा 2x² - 5x + 8 दिया हुआ रहेगा। अब बोल देगा शून्यकों का जो गुणनफल निकालें, ठीक है, तो a = 2 हो जाएगा, b = -5 होगा, c = 8 हो जाएगा। अगर अल्फा प्लस बीटा निकाले कह रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -b/a, यानी -b का वैल्यू कितना हो गया, तो माइनस, और -b का वैल्यू हो गया -5, और a का वैल्यू कितना हो गया 2, यानी -+ 5/2 हो जाएगा। यदि शून्य गुणनफल क्या है, अल्फा इंटू बीटा = तो हो जाएगा c/a, तो c का वैल्यू कितना हो गया 8, और a का वैल्यू कितना हो गया 2,
तो 2 चौके 8 यानी 4 हो गया, 4 आंसर हो गया। यदि शून्यकों को जो गुणनफल निकालने कहता है तो इस तरह से निकालना। यदि वैल्यू अगर हो सकता है नहीं देता निकालने कह देगा तो इस तरीके से निकालना है। चलिए मैं अगला क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। इस तरह क्वेश्चन आपको देख लीजिए, रिवीजन करिए जल्दी जल्दी, चूँकि आपको एग्जाम देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, समीकरण x + 2y = 9 के लिए प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में हल लिखें। यानी इसको हल लिखना है इसको, यानी हल भी लिखना है, इसको प्राकृत संख्या में लिखना है। ठीक है, प्राकृत संख्या जो होता है सुबह शुरू होता है, तो इसको हल जो लिखना है हम लोग का प्राकृत संख्या में लिखना है। जैसे मान के चलिए कि x + 2y = 9 दिया हुआ है। अगर यहाँ पर x को वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं, माना कि x = 1, यदि x = 1 रखते हैं यहाँ पर है, तो x × 2 × y = 9, यानी 2y = कितना हो जाएगा 9 - 1, यानी 2y हो जाएगा 8y, 8 और 2 चौका 8, यानी y = हो जाएगा 4। यानी x वैल्यू 1 रखे तो y वैल्यू कितना आया 4 आया। इसी प्रकार जो है, और x वैल्यू 2 रखेंगे, यदि x वैल्यू 2 रखते हैं तो हो जाएगा कितना, तो x + 2y = 9, तो x और 2 रखेंगे × 2 9, तो 2 = कितना हो जाएगा 9, और प्लस इधर आएगा माइनस में 2, तो 2y = होगा 7, यानी y बराबर हो गया 7/2। तो चूँकि ये प्राकृत संख्या नहीं है तो ये हल नहीं होगा। और फिर जो है x = 3 मानते हैं, तो x + 2y = 9, तो x वैल्यू कितना होगा 3 + 2y = 9, तो 2y कितना हो जाएगा 3 इधर घटेगा तो हो जाएगा 6, तो 2 तिहाई 6, यानी y बराबर हो गया 3। यदि x = 3 माने तो y बराबर कितना आएगा 3। और फिर पुनः यदि x बराबर, यदि हम अगर 4 मानते हैं x बराबर यहाँ पर, तो 4 वैल्यू लगते हैं, तो 4 इधर आके घटता है तो 5 और बटा 2 आ जाएगा, तो वो भी जो है प्राकृत संख्या नहीं होगा। अगर 4 की जगह पर 5 मानते हैं तो 5 अगर इधर आ जाता है, ठीक है, तो 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा। तो चलिए 5 मानते हैं, तो x = 5, x = 5 वैल्यू मानते हैं, तो x + 2y = 9, तो 5 + 2y 9, 5 अगर इधर घटेगा तो 2y हो जाएगा 9 - 5, तो 2y हो जाएगा क्या, तो 4 बचेगा, तो 2 × 4, तो y वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं, अगर इसको अगर हम 6 मानते हैं तो फिर 3 आ जाएगा, 6 इधर घटेगा तो 3 होगा, 3/2 हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम अगर 6 मानते हैं तो 6 में 3 हो जाएगा, 7 मानते हैं तो 7 में क्या हो जाएगा 9 में 7 जाएगा 2 बचेगा, तो 7 होगा। तो x बराबर अगर 7 मानते हैं इसमें, तो x = x + 2y = 9, तो x = 7 मान रहे हैं, तो 2y = 9, तो 2y = क्या हो जाएगा 9 - 7, तो 2y हो जाएगा 7 में 9 में 7 जाएगा कितना हो जाएगा 2, 2 × 2, y = 1। यानी कि यहाँ पर अगर चेक करके देखा गया तो प्राकृत संख्या में इसको जो हल निकला, प्राकृत संख्या में हल कितना निकल करके आया है, तो फर्स्ट आया क्या, तो x वैल्यू 1 मान है तो y वैल्यू 4 निकला, यानी 1 4। फिर कितना आ गया, ये तो नहीं होगा चूँकि ये प्राकृत संख्या नहीं हो रहा, ये हो 3 3 होगा, 3 3, फिर कितना हो जाएगा, फिर हो जाएगा 5 2, 5 2, फिर कितना हो जाएगा, फिर हो जाएगा 7 1, 7 1। यही हो गया प्राकृत संख्या के समुच्चय में, ये हल हो गया, ये आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो प्राकृतिक क्वेश्चन है। एक प्राकृतिक क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इस प्रकार क्वेश्चन आते ही रहता है, तो इसको आप रिवाइज कर लीजिए। इस टाइप क्वेश्चन आ जाएगा, आप जल्दी ही आप इसको सोल्यूशन कर दीजिएगा। देखिए क्या कहता है, एक बक्से में 3 नीली 2 सफ़ेद और 4 लाल कच्चे हैं। बक्सा में से एक कच्चा यादृच्छिक निकाला जाता है, बिना देखे हुए निकाला जाता है, तो उस कच्चे के सफ़ेद होने की प्रायिकता क्या है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसे आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। देखिए इसको मैं थोड़ा जस्ट सोल्व कर देता हूँ इसको। और एक बक्से में नीली गेंद, सब पहले लिख लेंगे कि बक्से में नीली गेंद की संख्या, कच्चे है, कच्चे की नीले कच्चे की संख्या
गेंद भी रहता है, कच्चा भी रहता है। 3 हो गया। बक्से में लाल सफ़ेद गेंद की संख्या, सफ़ेद कच्चे की संख्या, गेंद नहीं कच्चे की संख्या बराबर हो जाएगा कितना 2। बक्से में लाल कच्चे की संख्या, लाल कच्चे की संख्या बराबर हो जाएगा 4। चलिए, इसलिए बक्से में कुल कच्चे की संख्या हो जाएगा, बक्से में कुल कच्चे की संख्या हो जाएगा तो 3 + 2 + 4 टोटल हो गया 3 2 5 4 9। अब हमको क्या निकालने बोल दिया है, प्रायिकता क्या निकालने। सबसे पहले लिख लेंगे कि जो भी जितना जितना दिया रहेगा वो सारे संख्याओं को लिखना है, मैंने कुल योग निकाल लेना है हमको। कुल के बाद क्या होगा, इसी को कहते हैं कुल परिणाम बोला जाता है। अब हमको निकाल कर रहा है कि उस कच्चे में सफ़ेद होने की प्रायिकता निकाला कर रहा है, सफ़ेद कच्चे होने की प्रायिकता। तो यहाँ लिखेंगे सफ़ेद कच्चे होने की प्रायिकता बराबर हो जाएगा यहाँ पे कुल परिणाम, यानी नीचे कुल परिणाम लिखा है, ऊपर लिखेगा अनुकूल परिणाम की संख्या और नीचे लिखाएगा कुल परिणाम की संख्या। तो ऐसे ये फार्मूला का अनुसार हो गया। ऐसे अनुकूल परिणाम क्या होता है, तो जो निकालने बोलता है, निकालने वाला सफ़ेद कच्चे का, ठीक है, तो सफ़ेद वाला ऊपर लिखा जाएगा, अनुकूल परिणाम हो जाएगा। और कुल क्या हो गया, तो कुल टोटल कितना हो गया 9, तो 9 नीचे लिखा है, यानी 4/9 एक आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर रहेगा, गेंद की क्वेश्चन रहता है और इस प्रकार का क्वेश्चन रहता है, तो गेंद वाला क्वेश्चन इसी तरह रहता है, तो सब टोटल पहले लिख लीजिए कितना ऐसा, उसके बाद जो है टोटल कर लीजिए। जो प्रायिकता निकाले कहेगा अनुकूल परिणाम कुल परिणाम हो जाएगा, जो निकाले कहेगा जिसको निकालने बोल रहा है उसको संख्या ऊपर लिखिएगा और कुल जो रहेगा नीचे लिखिएगा, बाकी जो भी कटेगा जो भी वो इस प्रकार सब आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है। ऐसे मैं 1 से लेकर के 5 तक ही मैं क्वेश्चन बनाया, उसके बाद मैं 21 वाला बताया, उसके बाद मैं 22 बताने जा रहा हूँ। इसके बीच वाला जो क्वेश्चन जो था उस क्वेश्चन का मैं वीडियो बना दिया हूँ, उसको लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, उसको जाकर देख लीजिएगा आप लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इस तरह क्वेश्चन आप देख लेते हैं तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम दें जरूर देख के जाइएगा एक बार, और यदि मेरे चैनल पर नए हैं जरूर उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, देखिए 8 सेमी भुजा वाले 2 घन को बराबर से जोड़कर घनाभ बनाया गया। परिणामी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले कह रहा है, यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले कह रहा है। तो चलिए 2 घन है, 2 घन बराबर रूप से है, ठीक है, और प्रत्येक भुजा कितना हो गया 8। तो अगर हम इस तरह से फिर बनाते हैं घन का, ध्यान से देखिएगा आप लोग, तो घन का फिगर बनाते हैं। एक घन हो गया, इस घन का भुजा दिया हुआ 4 दिया हुआ, एक घन का भुजा हो गया 4, ये 4 सेंटीमीटर हो गया, 4A भी हो गया, 4A भी हो गया, यानी सब भुजा समान होता है घन में। अब इसी में क्या कह रहा है कि इसी प्रकार एक घन और है जो इसी में जो है आपको संपर्क में सटा करके क्या किया है, जोड़ दिया गया, इसी में जोड़ दिया गया है एक और घन इस तरीक़ा से। तो ये 4 हो गया, तो ये क्या होगा 4 होगा, और दोनों मिला के कितना 8 हो गया। तो इस प्रकार से एक घनाभ बन गया। अगर घनाभ की लंबाई की बात करें तो लंबाई यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है, ये लंबाई हो गया, और ये आपका क्या हो गया चौड़ाई हो गया, क्या ऊंचाई हो गया। इसका मतलब देखा जाएगा तो घन की भुजा कितना होगा, घन की भुजा बराबर 8 सेंटीमीटर। अब घनाभ की लंबाई बराबर घनाभ की लंबाई, तो लंबाई कितना हो जाएगा 4 4 8, सॉरी 8 8 दिया हुआ था ना, सॉरी 8 4 नहीं दिया हुआ है, इसे भुजा 8 दिया हुआ, ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये 8 8 हो जाएगा, ठीक है। तो लंबाई बोलेगा तो कितना हो जाएगा, तो लंबाई होगा तो 8 8 कितना होगा 16, घन की भुजा 8 हो गया, तो 8 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और चौड़ाई कितना हो जाएगा, तो चौड़ाई हो जाएगा 8,
और हाइट भी कितना हो जाएगा 8। अब क्या कह रहा है परिणामी घन जो है, परिणामी घन का क्या निकाले कह रहा, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले कह रहा। इसलिए घनाभ का परिणामी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 2 × LB BH प्लस HL। इसको वैल्यू पुट कर दीजिए 2, L का वैल्यू कितना हो गया 16 × 8 प्लस 8 B × H, तो 8 × 8 हो जाएगा, प्लस H की वैल्यू कितना हो गया 8 और L का वैल्यू हो गया 16। अब यहाँ से मल्टीपल कर दीजिए 2, 16 8 128 हो जाएगा, प्लस 8 8 64 प्लस 128। अब इसको जोड़ेंगे 128 हो जाएगा 256, और 256 में 64 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 256 में 64 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 320। तो 2 × हो जाएगा 320, और 320 में 2 से गुना कर देंगे कितना आ जाएगा, तो 640 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कभी कभी ऐसा रहता है, यहाँ 4 लिखा गया था, कभी कभी एक क्वेश्चन ऐसा भी रहता है जो कभी 4 बोलेगा, ठीक है। तो अगर 4 बोलता है तो यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, 4 4 8 हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई 4 रहेगा, ऊंचाई भी 4 रहेगा, इस तरीके भी देता है। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन जो दिया हुआ अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 23 AP में क्वेश्चन दिया हुआ। तो AP में क्या कहता है क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है AP में यहाँ पे कि किसी समांतर श्रेणी का द्वितीय पद, ठीक है। तो इसको सोल्यूशन करते हैं। माना कि AP का प्रथम पद A तथा सर्वांतर या पदांतर सर्वांतर D है। तो इसलिए प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न बोल रहा है कि किसी श्रेणी का द्वितीय पद 13 है, द्वितीय में T2, दूसरा पद हो गया 13 एवं पांचवा पद 25 है, यानी T5 बराबर हो गया 25। तो कहता है 17वां पद निकालना। 17वां पद निकालने के लिए क्या चाहिए, तो A और D का मान चाहिए, यानी कि प्रथम पद और सर्वांतर का वैल्यू चाहिए। तो प्रथम पद और सर्वांतर क्या करेंगे, इसी से मान निकालेंगे। समीकरण फर्स्ट बनेगा, समीकरण सेकंड बनेगा। तो T2, तो T2 मतलब हो गया दूसरा पद, और दूसरा पद को क्या करते हैं, तो एक D काम कर लिखते हैं, यानी A प्लस हो जाएगा D। ऐसे आप फॉर्मूला पर जाइएगा, ठीक है। TN फॉर्मूला जो होता है TN बराबर A + n - 1 × D। तो इस पर भी बना सकते हैं। तो A प्लस A का वैल्यू A हो जाएगा, n का वैल्यू कितना हो 2, 2 में से एक जाएगा क्या बचेगा 1, यानी D बच जाएगा, यानी ऐसे भी एक D काम करके लिखा जाता है। तो समीकरण फर्स्ट हो गया। अब T5 है, तो T5 में क्या हो गया कि T5 को है तो A लिखाएगा, और पाँचवा पद है तो एक D काम करके लिखाता है, नहीं हो जाएगा 4D, यानी n - 1 घटेगा तो 5 + 1 जाएगा तो 4 बचेगा, 4D डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं। ये समीकरण सेकेंड हो गया। तो इस तरह से आप लोग बना लीजिएगा। अगर छठा पद करता तो A प्लस होता 5D हो जाता। अगर 10वां पद बोलेगा तो A + 9D हो जाएगा, एक D काम करके लिखना है। समीकरण फर्स्ट हो गया, समीकरण सेकंड हो गया। समीकरण फर्स्ट सेकंड से A और D का मान निकालेंगे। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हल करने पर, इसको हल करेंगे तो A + D = हो जाएगा 13 और A + 4D = हो जाएगा 25। इसको सोल्व करेंगे, ये कैंसिल हो गया, चिन्ह बदल देंगे। 4 में से D जाएगा, 4D में से D जाएगा तो क्या हो जाएगा 3D। अब 25 में से 13 जाएगा तो 12 बचेगा। तो ये 12 -12, तो माइनस कट जाएगा, यानी 3 चौके 12, एंड D का वैल्यू कितना निकल गया 4, D का वैल्यू 4 निकल गया। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में D का मान रखेंगे। समीकरण फर्स्ट से, तो फर्स्ट क्या था, तो A + D = 13, तो A का वैल्यू निकल गया, D का वैल्यू निकल गया कितना 4, तो A + D का वैल्यू निकल गया 4 = 13। तो A = कितना हो जाएगा, तो 13 - 4, चूँकि प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, 13 - 4, और 13 में 4 जाएगा तो 9 4 13 होता है, नहीं, एक मन कितना हो गया, तो 9 हो गया। अब निकाले कर रहा था कितना, तो मेरा क्वेश्चन निकाले बोल रहा था 17वां पद निकालें, यानी कि T17 निकालना, 17वां पद निकालना है, इसलिए T17 बराबर
17वां पद क्या होता है, तो वही a प्लस का डी हो जाएगा, 16d हो जाएगा, यानी एक डी कम करके लिखा जाता है। तो a का वैल्यू कितना हो गया 9 प्लस 16 गुने डी का वैल्यू कितना हो गया, तो डी का वैल्यू 4 निकला है 4। तो 16 चौक 64, 16 चौक हो जाएगा 64 और 64 और 9 कितना हो जाएगा, तो 73 हो जाएगा। ये हो गया आंसर। तो अगर इस तरह का अगर क्वेश्चन रहता है, ठीक है, तो इसी तरह समीकरण निकाल के ए और डी का मान निकाल जाता है। जब ए और डी का मान निकल जाएगा तो जहाँ पद निकाले कहेगा वहाँ पद आप लोग निकाल दीजिएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री लाइक बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है सिद्ध करे कह रहा है। सिद्ध करे कह रहा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन इक्वल टू 1 लाना है। तो चलिए इसको LHS लेते हैं, यानी LHS बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो सबसे पहले क्या जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यहाँ दिखा हुआ है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है इसका। और 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखा जाए यहाँ पर तो सेक स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा वैल्यू कितना होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है इतना बड़ा फॉर्मूला। अब जो है सेक स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो इस पर लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, ये प्रूव हो गया। तो इस तरह से आप लोग अगर प्रूव करने वाला रहेगा तो इस तरह से आप लोग प्रूव करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं, देखते हैं। देखा अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है दूरी सूत्र प्रयोग करके दर्शाएं कि बिंदु इतना इतना क्या है, संरेख है। यानी कि संरेख जो बिंदु होता है यानी एक रेखा पर बिंदु होगा, यानी एक रेखी बिंदु होगा। तो इस सूत्र का जो सिद्ध जो किया जाता है संरेखी, वो दो तरह से किया जाता है। एक त्रिभुज के क्षेत्रफल से किया जाता है, दूसरा दूरी सूत्र का प्रयोग करके किया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन जो है फिलहाल यहाँ दूरी सूत्र के प्रयोग से कर रहा है, ठीक है, तो मैं उसी से प्रूव करूँगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है। तो यानी 3 बिंदु है, 3 बिंदु हो गया। चलो एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं -1 3, इसको ए मान लेते हैं। एक बिंदु बी हो गया, इसका जैसा हो गया 2 1 हो गया। एक बिंदु सी हो गया, इसको मान लेते हैं 5 -1, ठीक। अब कहता है तीनों बिंदु जैसे कहीं रेखा पर है, तो सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमको ए बी निकालेंगे दूरी सूत्र प्रयोग करके, फिर BC निकालेंगे और उसके बाद फिर AC निकालेंगे। दो को जोड़ने से अगर तीसरा के बराबर, दो को जोड़ने से अगर, ठीक है, तीसरा के बराबर आ जाता है, यानी AB और BC को जोड़ने से अगर AC के बराबर आ जाता है तो हम कहते हैं बिंदु संरेखित। चलिए निकालते हैं दूरी सूत्र प्रयोग करके। तो चूँकि दूरी सूत्र यहाँ लिख देते हैं, पहले नंबर क्या होता है, हम फॉर्मूला पहले लिख दे रहे हैं। दूरी सूत्र होता है कि x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। तो इसी फार्मूला पर जो है सही सोल्व करेंगे। तो चलिए ये भी निकालते हैं, ए बी पहले निकालेंगे। तो ये भी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए बी तो हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो x1 कितना हो गया -1, तब -1 माइनस x2 कितना हो गया 2 के होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1, तो y कितना हो गया, y1 हो गया 3 और y2 हो गया 1 के होल स्क्वायर। अगर इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा, -1 -3 और -3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर, यानी 9 + 4, यानी कितना आ गया, √13 आ गया। चलिए इसी प्रकार हम निकालेंगे BC, हम निकाल देते हैं BC। तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें भी लगाएं B और C, तो ये हो जाएगा x1 1 हो जाएगा, ये x2 y2 ये वाला हो जाएगा। तो x1 माइनस x2, तो 2 - 5 प्लस y1 माइनस y2, यानी 1 माइनस y2 माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा का होल स्क्वायर। अगर इसमें देखा जाए यहाँ पे तो 5 में 2 जाएगा तो -3 बचेगा प्लस 1 1 2 का स्क्वायर, तो क्या हो गया
तो 3 स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, यानी ये भी जो हो गया √13 आया। अब AC निकाल लेंगे, AC इक्वल टू, तो AC में दूसरे सूत्र लगाएंगे, तो AC A और C, तो A वाला हो जाएगा x1/1 और C वाला हो जाएगा x2/2, तो x1 कितना हो गया -1, सॉरी -1 माइनस x2 कितना हो गया 5 होल स्क्वायर प्लस y1 हो गया 3, y1 3 हो गया माइनस y2 हो गया -1 +1 हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ देखा जाए यहाँ पर तो -1 और -5 तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा और 3 और 1 हो जाएगा 4 का स्क्वायर। अब यहाँ 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अगर देखा जाए यहाँ पर तो 36 और 16 6 6 12 का 2 हाथ में 1 3 1 4 1 5 52 हो गया। अगर 52 को अगर तोड़ा जाएगा, गुणनखंड अगर तोड़ा जाएगा 52 को तो हो जाएगा 13 चौके 52, 13 × 4, तो 4 का वर्गमूल तो निकल जाएगा 2 और अंदर रह जाएगा 13 रह जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर, अब निकालेंगे क्या, जो दो जो छोटा छोटा जो साइड निकाले हैं AB और BC, तो AB बराबर AB और BC को हम जोड़ेंगे, AB BC को जोड़ेंगे, तो AB का मान हो गया क्या, AB का मान हो गया √13 प्लस, अब BC का मान हो गया क्या चीज √13, तो क्या हो जाएगा AB + BC बराबर √13 और 13 क्या होगा 2√13 हो जाएगा। और चूँकि 2√13 जो है किसका वैल्यू आया है तो AC का निकल के आया, ये AC वाला निकल करके आया, तो इसका बराबर AC हो गया, यानी AB + BC वाला क्या हो गया AC हो गया। इसका मतलब हो गया जब दो को ऐड करने से तीसरा का बराबर आया, यानी कि AB और BC को जोड़ने से अगर AC बराबर आ जाता है तो हम कहें बिंदु संरेख है, इस प्रकार कर सकते हैं, इसलिए कह देंगे, इसलिए बिंदु जो है कितना -1 3 और 2 1 2 1 5 -1 2 1 और 5 -1 संरेख है, प्रूव हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो इस प्रकार का दूरी सूत्र से प्रयोग करेगा सिद्ध करने के लिए, तो आपको इसी तरह करना है, 3 बिंदु रहेगा तो ABC मान लीजिएगा, AB निकालिएगा, BC निकालिएगा, और AB और BC को जोड़ने से अगर AC के बराबर आ जाता है तो हम कह देंगे बिंदु संरेख है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है माध्य निकालने के लिए बोल रहा है। देखिए माध्य में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में 17 में माध्य निकालने बोल दिया है। तो माध्य के लिए क्या होता है, तो सबसे पहले देखो यहाँ वर्ग अंतराल दिया हुआ, तो हो जाएगा वर्ग अंतराल, एक कॉलम हो गया वर्ग अंतराल, दूसरा हो गया बारंबारता हो गया। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन को इस तरह से लिख लेंगे हम, क्वेश्चन लिख लिया जाएगा 0 से 10 दिया हुआ है, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50 दिया हुआ। यहाँ कुल कर लीजिए। अब इसमें क्या है, बारंबारता कितना दिया है 7 7 दिया है, 10 15 8 10। चलिए अब क्या करना है, यहाँ से वर्ग चिन्ह निकालिए। तो क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, क्वेश्चन के बाद 2 कॉलम और बनाना होगा, क्वेश्चन के बाद 2 कॉलम और बनाना पड़ता है, 2 कॉलम और बना लीजिए। उसके बाद क्या करना है, इसमें चूँकि बारंबारता के F करते हैं और इसको वर्ग चिन्ह निकालना पड़ता है, वर्ग चिन्ह, इसको x से संकेत किया जाता है। तो वर्ग चिन्ह क्या होता है, तो वर्ग अंतराल को निम्न सीमा, इसको बोलते हैं निम्न सीमा, इसको बोलते हैं उच्च सीमा। तो निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ करके और 2 से भाग देना, यानी आधा करना है। तो 0 10 उड़ेंगे तो कितना है 10, और 10 का आधा कितना हो जाएगा 5, 10 और 20 30 और 30 का आधा हो जाएगा 15, 30 और 20 50, 50 का आधा हो जाएगा 25, 30 40 कितना हो जाएगा 17, 17 का आधा कितना हो जाएगा 35, 40 50 90, 90 का आधा 45, ये निकल गया। अब क्या किया जाता है कि x और f यानी कि वर्ग चिन्ह और बारंबारता में गुना किया जाता है। तो गुना करिए 7 × 5 = 35, 15 दहा को 150। अब 25 में जो है 15 से गुना करिए, 25 से 15 से गुना करिए तो हो जाएगा कितना, यानी 375 हो जाएगा, 375। और 8 × 5 = 40 की 0 हाथ में 4 8 × 3 = 24 और 4 = 28, 280 हो जाएगा।
अब 45 दाग हो जाएगा 450। अब क्या करना है कि बारंबारता वाला को जोड़ना है और 1 को जोड़ना है। तो बारंबारता जोड़िए तो कितना होता है, तो 10 और 7 17, 17 और 10 27 और 5 32, 32 और 8 हो जाएगा 40, 40 और 10 50, यानी 50 आ रहा। आप जोड़ के देख लीजिए फिर से, 10 और 17, 17 और 10 27 और 5 32, 32 और 8 40 और 10 50 हो गया। अब इसको जोड़ना है, इसको जोड़िए कितना आता है, यानी इसको जोड़िएगा, इसको जोड़ने से कितना आ जाएगा, तो जोड़ के देख लीजिए आप लोग, जोड़ने से आता है 1290 आएगा, 1290। चलिए अब जो है माध्य बराबर माध्य को संकेत ए से करते हैं, तो ये हो जाता है सिग्मा एक्स इंटू एफ। सिग्मा जो है जोग दिखाता है, यानी एक्स गुने एफ का जोग, और नीचे हो जाएगा सिग्मा एफ, यानी सिग्मा एक्स इंटू एफ, यानी एक्स गुने एफ का जोग कितना हो गया, तो 1290 हो गया, और सिग्मा एफ कितना है, तो 50 आया। ठीक है, इससे 0 0 कट जाएगा। 129 में जो है 5 से भाग देने पर कितना आता है, यानी भाग दीजिए तो भाग देने पर आ जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा। अब 5 25.8 8 पे 40 हो जाएगा, यानी 25.8, यानी इसका आंसर आ गया माध्य बराबर 25.8, ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले क्या करना है कि वर्गचिन्ह निकालना है। वर्गचिन्ह कैसे निकलेगा, तो वर्ग अंतराल को दोनों सीमा जोड़ करके अब आधा करते जाना, इसको जोड़ के आधा करते जाना, उसके बाद निकल जाएगा। तो फिर एक्स और एफ यानी बारंबारता और वर्गचिन्ह दोनों गुना करना है, फिर बारंबारता को जोड़ देना है, और जो गुना किए हैं एक्स गुने एफ दोनों जोड़ देना है। ठीक, माध्य बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स गुने एफ हो जाएगा, वाई सिग्मा एफ, और इसका वैल्यू ऊपर लिखना है, सिग्मा गुना इसको वैल्यू नीचे लिखना है, और काट के आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन 28 में देखिए कह रहे हैं, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों को जो ज्ञात करें जो 6 से विभाज्य है, यानी कि 40 धन पूर्णांक जो ज्ञात करें जो 6 से क्या है, विभाज्य, 6 से कटने वाला प्रथम। तो धन पूर्णांक स्टार्ट होता है 1 से। तो अगर धन पूर्णांक की बात करते हैं, धन पूर्णांक की बात करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट होता है, धन पूर्णांक स्टार्ट होता है तो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इस तरह से स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो कह रहा है 6 से विभाज्य, तो 6 से विभाज्य कह रहा है, वो भी कितना कह रहा है, तो 40 को ही कह रहा है। तो हम देखेंगे 6 से कहाँ से स्टार्ट होता है, तो जब 6 से स्टार्ट होगा तो लिखेंगे 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य धन पूर्णांक। तो 6 से विभाज्य धन पूर्णांक कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 40 हो गया, यानी कि 6 से विभाज्य होगा तो चूँकि 1 में नहीं हो सकता, 2 3 4 5 9, यानी 6 से ही स्टार्ट होगा, 6 से विभाज्य होगा, 6 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, फिर 18 हो जाएगा। ठीक है, डॉट 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 डॉट, यानी क्या को निकालना, कहाँ तक जो निकालना है हमको, तो 40 धन पूर्णांक को जो निकालना है। इसी प्रकार जो है 40 धन पूर्णांक को जो निकालना है, तो वही चलेंगे, यानी ए पी में आपका हो गया। तो ए पी में क्या होता है, ये प्रथम पद हो गया, यानी ए बराबर हो जाएगा 6। ठीक है, डी का मान अगर निकालते हैं हम, तो डी बराबर कितना हो जाएगा, चूँकि 12 में से यानी T2 माइनस T1 होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो T2 माइनस T1 क्या हो गया, दूसरा पद क्या हो गया, 12 में 6 जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू डी का वैल्यू 6 से आएगा। अब कह रहा है कि 40, एन का वैल्यू कितना हो गया, एन बराबर हो जाएगा, यानी क्या पूर्णांक बोल रहा है, कितना पूर्णांक, तो 40 बोल रहा है, तो एन का वैल्यू हो जाएगा 40, यानी ऐसा ऐसा जो है 40 तक के जोग निकालना है। तो इसलिए आप सूत्र लगाएंगे, जोग बराबर सूत्र लगाएंगे एस एन बराबर। तो एस एन सूत्र क्या होता है, एस एन इक्वल टू होता है, सूत्र से लिख देंगे, सूत्र से एस एन बराबर क्या हो जाता है, एस एन इक्वल टू तो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ चेक करना है यहाँ से कि n का वैल्यू जो है कितना हो गया, तो 40 हो गया, तो यहाँ 40/2 बटा 2, और a का मान हो गया 6 प्लस n, और n का मान कितना हो जाएगा, n का मान 40 और -1, और d का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ क्या होगा, b दूना 40 यानी 20, और 6 दूना हो जाएगा 12, और 40 में से एक जगह तो हो जाएगा 39, और गुने 6। अब यहाँ से क्या करना है, 39 में 6 से गुना करना है, तो ये कितना 20 प्लस 12, और इतना से गुना करते हैं अगर है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9 6 54 के 4 हाथ में 1, और 7 5,
और 6 18 और 5 हो जाएगा 23 यानी 234 यानी 20 प्लस 234 जोड़ें कितना हो जाएगा तो 246 हो जाएगा। 4 2 6 और 3 1 4 246 यानी 20 गुने 246 तो गुना करेंगे 6 दूना 12 4 दूना 8 1 9 और 2 दूना 4 0 यानी 4 920 इतना निजोग निकल के आ गया इसका। इस प्रकार जो है क्वेश्चन जो है आप लोग सोल्यूशन अब हो जाएगा। ठीक है, 6 से विभाज कहेगा 6 लेंगे, अगर 5 से विभाज करता तो 5 10 15 20 होता। अगर 8 से विभाज कहेगा तो 8 16 24 इस तरीके से हो रहे हैं। जितना से विभाज कहेगा उतना ही सम को लेना है। तो चलिए अब आगे शुरुआत करते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोल रहा है, दूसरे बोल रहा है कि y किस मान के लिए बिंदु इतना इतना जो है संरेख, यानी संरेख बोल दे कि बिंदु संरेख है तो y वैल्यू कितना हुआ। ठीक है, यानी 3 बिंदु है, तीनों बिंदु संरेख है। इस तरीका से 3 बिंदु है ए पी क्यू और आर। पी क्यू आर 3 बिंदु हैं। पी का निर्देशांक दिया हुआ 1 4, क्यू का दिया हुआ 3y और आर का दिया हुआ है -3 और 16 दिया हुआ। तो इसमें कह रहा है तीनों बिंदु संरेख है तो y की वैल्यू क्या होगा। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि इसको पहला बिंदु को मान लेंगे x1 y1, x1 बराबर 1 और y1 बराबर 4, फिर हो जाएगा x2 बराबर हो जाएगा 3 और y2 बराबर हो जाएगा x3 हो जाएगा -3 और y3 हो जाएगा 16। आप जानते हैं संरेख होने का शर्त, संरेख होने का शर्त क्या होता है। संरेख होने का शर्त देखिए, संरेख होने का शर्त क्या शर्त है, तो त्रिभुज क्षेत्रफल 0 होना चाहिए। ठीक है, ऐसे हम संरेख होने का शर्त क्या होता है, तो x1 इंटू y2 माइनस y3 फिर x2 y3 माइनस y1 इंटू होगा, फिर x3 हो जाएगा y1 माइनस y2 बराबर 0। यानी इतना बड़ा जब 0 होता है तो हम कहेंगे बिंदु संरेख होता है। ये संरेख होने का ये शर्त हुआ। इसमें k भी रह सकता है, x भी रह सकता है, उसको मान निकाले का कह सकता है। तो आप इस तरह से पहले का x1 मान, दूसरा x2 y2 और तीसरा x3 और y3 हो जाएगा। पहले यहाँ लिख लीजिए अगर कन्फ्यूजन होता है तो, और उसके बाद वैल्यू पुट कर देना है। ये संरेख होने का शर्त होता है। यानी कि अगर त्रिभुज क्षेत्रफल अगर देखा जाए, त्रिभुज क्षेत्रफल यहाँ हाफ लग जाता है सिर्फ। ठीक, बाकी ये 0 नहीं रहता, हाफ लग जाएगा। और हाफ जो इस तरह के 0 हो गया तो त्रिभुज क्षेत्रफल की फॉर्मूला नहीं होती, नहीं हाफ यहाँ पर लग जाएगा, या कोश पड़ जाता है, त्रिभुज क्षेत्रफल बन जाता है। तो त्रिभुज क्षेत्रफल अगर फॉर्मूला आप याद कर लेते हैं तो उससे आपको संरेख भी वाला सिद्ध हो जाएगा और त्रिभुज क्षेत्रफल निकल जाएगा। इस फॉर्मूला यदि आप है तो याद है आपको तो, इसलिए इस फॉर्मूला के 2-3 फायदे हैं, इसलिए इस फॉर्मूला को जरूर याद कर लीजिएगा। और इस पर एक क्वेश्चन जरूर आएगा, या तो त्रिभुज क्षेत्रफल निकालने के लिए आएगा या तो फिर संरेख वाला आएगा। तो चलिए, त्रिभुज क्षेत्रफल निकालता है तो कुछ नहीं होता, सिर्फ यहाँ हाफ लग जाता है और बाकी सब ऐसे ही फॉर्मूला रहता है। तो चलिए देखिए वैल्यू पुट करते हैं। x1 कितना हो गया 1, y2 कितना हो गया y2 y हो गया, माइनस y3 तो y3 हो गया 16, प्लस x2 कितना हो गया 3, y3 कितना हो गया 16, y1 4 प्लस x3 कितना हो गया, तो x3 हो गया -3 हो गया, x3 -3, फिर y1 कितना हो गया, तो y1 हो गया 4 और y2 हो गया y इक्वल टू 0। अब इसी को सोल्व करना है, हमको मान निकाल देना है। तो 1 में मल्टीपल करेंगे y से तो y होगा और 1 में 16 हो जाएगा, प्लस ये 3 16 में 4 जगह बचेगा 12, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे। चलो ये माइनस से रह देते हैं, y -4 इक्वल टू 0, y -16 प्लस 12 हो जाएगा 36। अब -3 में करेंगे y से तो हो जाएगा -3y, अब माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 4 3 12 इक्वल टू 0। अगर देखा जाए यहाँ पर तो हो जाएगा y -3y, तो -3y से y घटेगा तो क्या हो जाएगा, तो -2y हो जाएगा। अब यह हो गया 16, तो अगर 36 में 16 को यदि हम घटाते हैं तो 20 बचेगा, 20 और प्लस 12 बराबर 0। अब यहाँ से क्या है
कि -2y और 20 और 12 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 32 बराबर 0। यानी अगर देखा जाए यहाँ पर तो -2y इक्वल टू +32 इधर लाएंगे -32, यानी माइनस माइनस कट जाएगा और 16 दूना 32, यानी y इक्वल टू कितना आ जा रहा, y इक्वल टू 16। ये आपको क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी y बराबर जब 16 होगा तो बिंदु क्या हो जाएगा, संरेख हो जाएगा। यहाँ वैल्यू इसको 16 होना चाहिए, तो y 16 का बिंदु संरेख हो जाएगा। यानी y कितना निकल गया, 16 निकल गया। एक उससे फिर और मिला लीजिए, देखिए x1 वैल्यू सही पुट हुआ या नहीं हुआ है। x1 कितना हो गया 1, y2 y हो गया, y3 16, x2 3, y3 16, y1 4 प्लस x3 हो जाएगा -3 हो गया, y1 कितना हो गया 4 और y2 y हो गया। यहाँ 16 से मल्टीप्लाई करके इतना ही हो जाएगा। यहाँ 16 में से 4 जाएगा तो 12 बचेगा, यहाँ -3 इंटू इतना हो गया। चलो y -16 12 36, 3y से -3y और माइनस प्लस 4 12। अब यहाँ 3y से अगर 2y घटाते हैं तो -2y हो जाएगा, और 16 में से 36 में से 16 को घटाते हैं तो 20 बचेगा और प्लस हो जाएगा 12, तो -2y और 20 और 12 कितना हो गया 32। 32 को एक बराबर के इस तरफ लाया गया तो -32, माइनस कट जाएगा, 16 दूना 32 16 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है बहुत ही आसान है, त्रिकोणमितीय क्वेश्चन है, इसे आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये क्या कह रहा है, सेक a प्लस tan a बराबर 1 माइनस साइन ए इक्वल टू लाना है कॉस ए। तो चलिए LHS चलते हैं, LHS बराबर क्या हो जाएगा, सेक a प्लस tan a, सेक a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। ठीक है, इतना बार लाना है, आपको कॉस लाना है। तो चलिए बहुत ही आसान है। सबसे पहले सेक है तो सेक की कोशिश करेंगे कॉस में लाने के लिए। तो सेक a बराबर क्या होता है, तो 1 cos a, 1 cos a प्लस tan का क्या होता है, तो साइन ए बाई कॉस ए। ठीक, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आप लोग का। अगर फार्मूला आप याद करे हुए तो समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए यहाँ पे इसको एलसीएम ले लेंगे तो कॉस के एलसीएम में कॉस 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 होगा, डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ डिवाइड करेंगे तो साइन बचेगा, इंटू 1 माइनस साइन ए। अगर आप यहाँ देखा जाए यहाँ पर तो बहुत अच्छा फार्मूला सेटिंग हो रहा है, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, यही तो है भाई कॉस ए। चलिए मल्टीपल ग्रुप है यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, तो ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे आपका क्या है कॉस ए। इसको क्या करना है यहाँ से, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर क्या तो 1 रह जाएगा भाई, कॉस ए रह जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर ही, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर है, और नीचे हो गया कॉस ए। तो ऊपर में 2 कॉस है, नीचे में 1 कॉस है, तो 1 कॉस क्या होगा कट जाएगा, यानी आ जाएगा कॉस ए। यानी यही आपको क्वेश्चन में लाना था, यहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन में लाना था, देखिए कॉस ए लाना था आपका। ठीक है, तो कॉस ए आ गया है, ये कॉस ए आ गया यहाँ पर, तो लिख देंगे इसलिए LHS बराबर RHS, प्रूफ हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि यदि इतने क्वेश्चन आप रिवीजन कर लेते हैं तो आपको 15 क्वेश्चन तो आराम से बन जाएगा। बाकी 1 से लेके मैं पूरा 30 क्वेश्चन का मैं एक सेट लिया हूं, और उस 30 क्वेश्चन का सेट जो है आपको मैं बना दिया हूं। इसे आप लोग देख लीजिएगा जा करके। बीच में जो क्वेश्चन बाकी जो छोड़ के जो बनाए हैं उसका वीडियो मैं डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, इस वीडियो में आप देख लीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितना आप शेयर कर सकते हैं बच्चों को भविष्य की बात है। अगर किसी की अगर इसको वीडियो से देखने से अगर किसी का वही से अगर बदल जाता है, अगर जो विद्यार्थी फेल होने वाला है अगर वो पास हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। आप लोग भी दया दुआ आशीर्वाद रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को देखते रहिए। अगला मैं जस्ट जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 मार्क का VVI क्वेश्चन मैं लाने वाला हूँ, और उस टाइप को बता दूंगा, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। और शांतिपूर्वक जाके एग्ज़ाम दीजिए, कोई टेंशन नहीं। जो आप क्वेश्चन को रिवीजन कर रहे हैं, जान रहे हैं, वही क्वेश्चन आपको आने वाला है एग्ज़ाम में, फालतू क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप बहुत ही धैर्य के साथ आप एग्ज़ाम में जाइएगा। आपका एग्ज़ाम जो है मंगलमय हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।